भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के सपोर्ट में आकर डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा मैसेज दिया है? यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के लिए अब कौन सी नई मुसीबत आ खड़ी हुई है? अमेरिका और भारत के रिलेशंस इंप्रूव होने की कौन सी होप नजर आ रही है? और भारत और ब्रिटेन को लेकर कौन सी डेवलपमेंट हुई है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि सर्गियो गौर, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एम्बेसडर नॉमिनेट किया था, उनको आज यूएस सीनेट की कंफर्मेशन मिल गई है। 51 वोट्स उनके फेवर में थे और 47 अगेंस्ट थे। अब इस अप्रूवल के बाद सर्गियो गौर कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत आकर अपना काम यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि अपना पदभार संभालेंगे एंड उसके बाद उम्मीद है कि दोनों देशों के रिलेशंस थोड़े बहुत इंप्रूव होंगे। सर्गियो गौर ना सिर्फ भारत के एम्बेसडर हैं बल्कि स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स भी, जिसका मतलब है कि सर्गियो गौर को भारत के साथ साथ यहाँ पर 15 से 20 देशों के साथ डील करना होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया से। दरअसल रशिया में अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, जिसमें रशिया, तालिबान रजीम, पाकिस्तान, चाइना और भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर शामिल थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस मीटिंग की जॉइंट स्टेटमेंट को भारत ने भी साइन कर लिया है और अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत ने तालिबान रजीम का पक्ष लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया में जो ये मीटिंग हुई थी, इसमें ये डिस्कस हुआ कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में वापस से अपनी सेना को उतारने या फिर बागराम एयरबेस को टेक ओवर करने की मांग कर रहा है, उसके रीजन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कैसे ये चीज रीजन में दोबारा से अनस्टेबिलिटी ला सकती है। इसी डिस्कशन के बाद रशिया, भारत, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हुए अमेरिका की निंदा की है और बिना किसी भी देश का नाम लेते हुए कहा कि सभी पार्टिसिपेंट देश ये मानते हैं कि अफगानिस्तान और उसके आसपास के देशों में कोई भी कंट्री अपना मिलिट्री बेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे इस इलाके की अमन एंड शांति और पीस और स्टेबिलिटी को नुकसान होगा। यानी कि इस मीटिंग में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की है और इस बात के ऊपर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हैं कि अफगानिस्तान में वापस से अमेरिका की री एंट्री नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान में अमेरिका को अपना बेस वापस से सेटअप करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, रशिया और यूक्रेन के बारे में। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ये वीडियो रिलीज की है यूक्रेन की सरकार और यूक्रेनियन फोर्सेस ने। ये जो वीडियो में आप व्यक्ति देख रहे हैं, इसको यूक्रेन ने फ्रंटलाइन से कैप्चर किया है और ये व्यक्ति रशिया की सेना की तरफ से फ्रंटलाइन के ऊपर यूक्रेन के साथ लड़ रहा था। यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि ये व्यक्ति इंडियन है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूक्रेनियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति का नाम मजौदी साहिल मोहम्मद हुसैन है और ये भारत का है। और खास बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गुजरात स्टेट के मोरबी इलाके से है। यूक्रेनियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग इसकी उम्र 22 साल की है और ये स्टडीज करने स्टडी वीजा के ऊपर रशिया गया था। वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि ये व्यक्ति रशियन भाषा बोल रहा है। अब ये सच में इंडियन है या फिर नहीं, ये तो खैर भारत की सरकार या फिर रशिया या यूक्रेन में जो भारत की एम्बेसी है और ना ही हमारे विदेश मंत्रालय, इनमें से किसी ने भी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। लेकिन इसने सरेंडर करने के बाद जो स्टेटमेंट्स यूक्रेन की सेना को दी हैं, यानी कि यूक्रेन की फोर्सेस को जो बयान दर्ज करवाए हैं, उसमें इसने कहा है कि ये ड्रग्स चार्जेस के ऊपर रशिया की जेल में सजा काट रहा था और अचानक से एक दिन रशियन फोर्सेस के लोग इसके पास मिलने के लिए जेल में आए और इसको ऑफर दिया कि अगर ये यूक्रेन युद्ध में रशिया की सेना को ज्वाइन करता है, यानी कि रशिया की तरफ से फ्रंटलाइन के ऊपर जाकर लड़ाई लड़ता है, तो इसके खिलाफ लगे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे और इसकी सजा भी माफ कर दी जाएगी। इसलिए इसने प्रेशर में आकर रशियन सेना को ज्वाइन किया था। इसके साथ इसने ये भी बताया कि इसको बहुत ही मिनिमल ट्रेनिंग दी गई और कुछ ही दिनों के अंदर फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ने के लिए भेज दिया गया और इस तरह ये ऐसे वॉर में फंस गया जो इसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये फ्रंट लाइन के ऊपर 3 दिन तक भी सर्वाइव नहीं कर पाया और 3 दिन के अंदर ही इसने यूक्रेनियन फोर्सेस के आगे सरेंडर कर दिया। अब ये व्यक्ति इंडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको वापस से रेस्क्यू किया जाए, यानी कि यूक्रेन से बचाकर भारत वापस ला लिया जाए। नो डाउट कि भारत की एम्बेसी ने भी इसकी वेरिफिकेशन और डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये लोग कब तक भारत की सरकार को टफ सिचुएशन में डालते रहेंगे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में डील करने के लिए कई सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगते हैं और कई बार कई चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। यूक्रेन ने अभी ये नहीं बताया कि वो इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस या फिर वॉर क्राइम के चार्जेस लगाकर यूक्रेन की कोर्ट्स के अंदर इसकी ट्रायल्स करेंगे या फिर नहीं। भारत का विदेश मंत्रालय इस केस के ऊपर क्या बोलता है उसके ऊपर भी हमारी नजर है, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्पल कंपनी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। एप्पल इंडिया कंपनी ने साल 2025 के लिए फर्स्ट हाफ यानी कि पहले 6 महीने का डेटा रिलीज कर लिया है। इसके साथ ही सितंबर मंथ का भी डेटा आया है और ये जो डेटा आ रहा है इसने सबको हैरान कर दिया है। अमेरिका के साथ साथ चाइना भी इस डेटा को देखकर टेंशन में आने वाला है।
न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल 2025 के H1 यानी कि जनवरी से जून महीने में एप्पल इंडिया ने $10 बिलियन की शिपमेंट को एक्सपोर्ट कर दिया है। पिछले साल ये फिगर $5.7 बिलियन था, यानी कि सीधा सीधा 75% की बढ़त हो गई है। रिसेंटली जो सितंबर महीना कंप्लीट हुआ है, इसमें एप्पल इंडिया ने $1.25 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछले साल मात्र $490 मिलियन थे। अब इसके पीछे भी काफी सारे कारण हैं और सबसे पहला कारण है भारत में एप्पल की फैक्ट्रीज का ज्यादा खुलना। इस साल एप्पल की भारत में 2 नई फैक्ट्रीज ऐड हुई हैं, एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का होसूर वाला प्लांट और फॉक्सकॉन की बेंगलुरु यूनिट, जिसके बाद अब एप्पल इंडिया को भारत में 5 फैक्ट्रीज इस समय माल सप्लाई कर रही हैं और ये जो प्रोडक्शन में बूस्ट आ रहा है यही एक्सपोर्ट फिगर्स में भी शो कर रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल इंडिया के भारत में केवल 4 ही ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर और न्यू दिल्ली। लेकिन एप्पल इंडिया की भारत में फैक्ट्रीज ऑफिशियल रिटेल स्टोर से भी ज्यादा हैं, यानी कि 5 फैक्ट्रियाज हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रिलायंस जियो कंपनी को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस जियो कंपनी ने आज 799 रुपीज का बेसिक फीचर फोन रिलीज किया है, जो कई सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ लैस है। इसको जियो भारत नाम दिया गया है और अब जियो इस मोबाइल और स्मार्टफोन वाले सेगमेंट में वापस से री एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। इसको प्रमोट करने के लिए जियो कह रहा है कि इसमें कई सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिसके चलते ये छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए काफी एप्रोप्रिएट फोन है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर भारत की विजिट के ऊपर आ गए हैं और आज सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उनके वेलकम के लिए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार और महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ये सभी एक साथ गए थे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ 150 लोगों का एक डेलीगेशन भी साथ आया है, जिसमें मिनिस्टर्स और डिप्लोमेट्स के साथ साथ 125 सीईओज भी साथ आए हैं, जो ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनीज को लीड करते हैं। ये पहली बार है जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर अपने देश से बाहर किसी और कंट्री में गए हों। और इतनी सारी कंपनीज के सीईओज को भारत लाने के पीछे का कारण है ट्रेड एग्रीमेंट। इसी साल जुलाई महीने में भारत ने ब्रिटेन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन ये एग्रीमेंट ब्रिटेन के डिलेज के कारण अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना भी बाकी है। गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज के कारण यह एग्रीमेंट अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की भी गलती नहीं है, क्योंकि जुलाई में जब दोनों देश ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, इसमें प्रावधान था कि इसको अगले 6 महीने के अंदर ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट अभी लेट नहीं हुई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपने साथ इतना बड़ा डेलीगेशन इसलिए लाए हैं क्योंकि रिसेंटली जो भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है उसका फायदा इन सब कंपनीज को मिले और ये सारी 125 कंपनीज भारत की मार्केट को एक्सप्लोर करें, भारत में बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लेकर भारत की लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करें और ब्रिटेन से गुड्स और सर्विसेज भारत में सेल करें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर डायरेक्ट महाराष्ट्र में भी लैंड इसलिए हुए हैं क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और कई सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहीं पर है। इसलिए कीयर स्टारमर महाराष्ट्र में बिजनेस रिलेटेड मीटिंग्स करके कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटीम गवर्नमेंट चाइना के साथ फाइटर जेट्स की डील करने वाली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश चाइना से 20 की संख्या में फाइटर जेट परचेज करने की डील कर रहा है और ये फाइटर जेट्स होंगे चाइनीज मेड J-10CE और 20 फाइटर जेट्स के लिए बांग्लादेश चाइना को $2.2 बिलियन पे करेगा। इस पूरे $2.2 बिलियन में फाइटर जेट की कॉस्ट के साथ साथ ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और एमुनिशन एक्सपेंसेस भी कवर होंगे। इसके साथ इस डील में यह भी मेंशन किया गया है कि बांग्लादेश को $2.2 बिलियन की पेमेंट करने के लिए 10 साल का समय दिया जाएगा और साल 2036 तक बांग्लादेश इजी ट्रांजैक्शंस में ये पेमेंट कंप्लीट कर सकता है। पेमेंट बेशक 10 साल बाद करो, लेकिन चाइना ने कहा है कि वो इनकी डिलीवरी लेट 2026 में भी स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि अगले साल एंड तक बांग्लादेश को J-10 की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि चाइना भी बांग्लादेश को लपेटे में लेने के लिए अच्छे से मस्के लगा रहा है। ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान भी ऑपरेट कर रहा है और बांग्लादेश के पास भी आ जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बांग्लादेश में इस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि लोगों द्वारा इलेक्टेड भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है और एक के बाद एक भारत के खिलाफ बयान दे रहा है। बांग्लादेश एयरफोर्स की फ्लीट में टोटल 44 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 36 की संख्या में चाइनीज मेड F-7 है जो काफी पुराने हैं और 8 की संख्या में MiG-29 फाइटर जेट्स हैं और बांग्लादेश अब अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना चाहता है। पाकिस्तान ने रिसेंटली क्लेम किया था कि उन्होंने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में अपने J-10 का इस्तेमाल करके भारत के फाइटर जेट्स गिराए थे। शायद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का झूठ मान लिया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।